गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है ना? हाँ, आ रही। ऐड हो रहे हैं सब लोग धीरे धीरे। कौन कौन ऐड हो गया भाई? वंदना, सौरभ, अभिषेक, दीपक, गोविंद, अनिल, कोमल, देवेंद्र, रौनक, आशा, अभिषेक, श्रुति, सत्यजीत, अमिता, मीरा। ठीक, सब लोग ऐड हो गए हैं। वेरी गुड। टॉपिक चल रहा है हम लोग का गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइस राय। ठीक है ना? आई होप कि पीछे का आप लोग पढ़ चुके होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। ये हमारी आशा है ना? तो अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? गवर्नर जनरल चल रहा है। मतलब बंगाल का प्रथम गवर्नर ये हो चुका, ये वाला। ठीक है। और बंगाल का गवर्नर जनरल हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखते हैं इसके आगे कौन बनेगा गवर्नर जनरल। हेडिंग डालिए सभी। कल हम लोगों ने किस गवर्नर के बारे में बात की थी? गवर्नर जनरल। कौन वाले? सर, केंद्रीय प्रशासन और सिविल सेवाओं में क्या अंतर है? केंद्रीय प्रशासन जो एक जैसे दिल्ली से जो कंट्रोल हो रहा है, और सिविल सेवा तो आपका नॉर्मल, जैसे डीएम वगैरह जिले में है, आईपीएस ऑफिसर जिले में है, तो सिविल सेवा का मतलब ये होता है आपका सीधा। और केंद्रीय प्रशासन मतलब जो एक कंट्रोल एक जगह से किया जाए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था पुराने समय में, केंद्रीय प्रशासन रखता था, सेंट्रल से सब चीजें चलती थी। हेलो। अब हेडिंग डालिए। सर जॉन सोर। सर जॉन सोर। कॉर्नवालिस के बाद जो आया वो है सर जॉन सोर, 93 से 98। इसका मेन पॉइंट देखते हैं। 1793 का चार्टर अधिनियम। दूसरा, अहस्तक्षेप की नीति।
तीसरा, निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई। ये तीन चीजें मेन है जो इसके समय में हुई। जॉन सोर। ठीक है, नोट करो। हेलो। हाँ, बताइए। तो इसमें सर जॉन सोर के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके बाद जो बनेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेलेज अली। बट जॉन सोर के लिए एक पॉइंट आप याद रख सकते हो कि जो चार्टर अधिनियम है 1793 का, ये इसके समय में आया था। ठीक है, चार्टर अधिनियम इसके समय में आया था। वैसे ये चार्टर अधिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आगे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 1813 में आएगा, जो 20 साल बाद आएगा। उसके क्वेश्चन बनते हैं। बट ठीक है, आया था इसलिए बेसिक कुछ समझा देते हैं इसमें क्या है। ये पता है कि चार्टर क्या होता है? इसका डिस्कशन हम पीछे कर चुके हैं। किसी को मालूम है चार्टर अधिनियम? 1793 नहीं, इससे पहले जब अंग्रेज आए थे तब हमने ये डिस्कशन किया था चार्टर के बारे में। नहीं मालूम किसी को? किसी का आंसर नहीं है? बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। ठीक। क्वीन का भेजा हुआ लॉ। हाँ ठीक है ये। आशीष। विनय कह रहा है अधिकार पत्र। जब 1600 में कंपनी की स्थापना हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, 1600 में जब 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो महारानी एलिजाबेथ ने एक आदेश पत्र दिया था जिसको चार्टर कहा गया। तो चार्टर का मतलब एक आदेश पत्र ही है, जो एक अधिकार पत्र या आदेश पत्र जो कंपनी को दिया जा रहा है। तो जब महारानी एलिजाबेथ ने दिया था तो उस समय उसने 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए दिया था कि हम तुमको 15 साल के लिए भेजते हैं, जाओ तुम व्यापार करो। तो पहला चार्टर यही है जो आदेश पत्र दिया गया उस समय। ठीक है। तो चार्टर का मतलब एक प्रकार से आदेश पत्र है जो कंपनी के लिए जारी किया जाएगा कि आपको किस तरह से काम करना है। ठीक है। तो चार्टर एक्चुअल में कुछ और नहीं है, एक आदेश पत्र ही है। ठीक है, जो ब्रिटिश संसद देगी। तो ब्रिटिश संसद कंपनी के कामों को देखने के लिए जो आदेश पत्र निकालती थी उसी को चार्टर कहा जाता है। पहले जो था वो जो महारानी एलिजाबेथ के लिए था, वो 15 साल का था जब स्टार्ट में 1600 की बात कर रहे हैं। लेकिन 1609 में वो अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। अब जो आ रहा है, ये जो 1793 का जो चार्टर आया है, अब इसके बाद ये 20-20 साल पे आएगा। मतलब ये फिक्स कर दिया जाएगा। पहले वो चीजें, देखो दोनों में अंतर है। जब महारानी एलिजाबेथ ने किया था तो 15 साल के लिए किया था 1600 में जब कंपनी स्थापित हुई थी। लेकिन 1609 में उसको अनियमित कर दिया गया, अनिश्चित काल करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये आए हैं अब 1793, तो अब ये समय फिक्स हो गया, 20 साल के लिए होगा।
कि पहला जो 1793 में लागू किया जाएगा, तो अब 20 साल बाद अगला आएगा। इसका मतलब अगला चार्टर कब आएगा? अब 1793 में अगर आया है चार्टर, तो अगला चार्टर कब आएगा, आदेश पत्र कब निकालेगा वो? इसके 20 साल बाद निकालेगा। तो दूसरा जो आएगा वो 1813 में आएगा। अब 1813 के बाद फिर 20 साल जोड़ लो, तो 1813 के बाद 20 साल मतलब 33 हो गया। तो अगला वाला जो आएगा फिर वो 1833 में आएगा। और 1833 से फिर 20 साल जोड़ लो, 1853। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरह से चार्टर आए हैं। तो एक 93 में, एक 1813 में, एक 33 में, और एक 53 में। 53 के बाद चार्टर इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि 1858 में सीधे ब्रिटिश अपने हाथ में ले लेंगे, जो वहां की महारानी है। फिर कंपनी के हाथ में रहेगा ही नहीं, क्योंकि सीधा शासन चलेगा वहां से। तो जब तक कंपनी का शासन है, तब तक चार्टर वो भेजते रहेंगे आदेश पर कि आपको किस तरह से काम करना है। तो ये 20-20 सालों के लिए निकाला गया। ठीक है, ये है चार्टर अधिनियम, इतना ध्यान रखना है। अच्छा, अगर चार्टर अधिनियम की बात करें कि ये है क्या, थोड़ा सा पॉइंट समझा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इसमें किया क्या गया था। ठीक है, चार्टर अधिनियम में किया क्या गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली 20 वर्षों के लिए कर दिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सैलरी भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था। ये दो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, जिन बच्चों को, कई बच्चों ने हमसे कहा कि मध्यकालीन का उनको नोट्स चाहिए था, पीडीएफ वगैरह, है ना, एक साथ। तो लिंक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया अपने। तो वहां से अगर हम लिंक शेयर कर दें, तो तुम लोग प्रिंट निकलवा सकते हो। क्या व्हाट्सएप पे शेयर कर दें लिंक, गूगल ड्राइव? तो अगर जिनको जरूरत होगी, वो उस लिंक से, मध्यकालीन का पीडीएफ हमने एक साथ कर दिया है। ठीक है। कर दीजिए सर। बिल्कुल सर। लिखने में बड़ी मेहनत लगती है सर। हम्म, इसीलिए हमने उसको पीडीएफ बनाया है। सब चले आते हैं रोज सर, अरे सर नोट्स दे दिए सर, अपनी कॉपी ही दे दीजिए सर। हम्म, हम्म। चलो लिंक शेयर कर देंगे। जहां तक हमें पता है कि वो लिंक में वही जाएगा, नोट्स। लेकिन अगर कुछ और शेयर हो जाए तो वो सब न देखना, उसमें बहुत सारे मेरे फाइल्स और फोटो पड़े हुए हैं। हम इसीलिए शेयर नहीं करते। तुम लोग महान हो ना।
अच्छा, इसको देखते हैं। दूर तक सोचते हैं यार। अरे भैया, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, सब चीज सोच के चलनी पड़ती है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं सर जॉन शोर के बारे में, तो हमने एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि 1793 का जो चार्टर अधिनियम है, ये एक आदेश पत्र आया इसके समय में, जो ब्रिटिश संसद ने भेजा वहां से। 20 सालों के लिए इसको अधिकार दे दिया गया कंपनी को कि आप अगले 20 साल तक व्यापार करते रहिए, आपको कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं मोनोपोली। मतलब आप ही है यहाँ। जैसे अंग्रेज की बहुत सारी कंपनियां हैं ना, लेकिन भारत में मेन कंपनी कौन चल रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी जो हमने लिखा है, इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, और इसकी मोनोपोली को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम 20 वर्ष बाद रिवाइज करेंगे, अगर कुछ लगता है तो हम फिर से एक आदेश पत्र आपको देंगे, उसमें कुछ नियम होंगे जिसको फॉलो करते हुए आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। स्थायी बंदोबस्त में जब 1/9 8/9 किसान देते थे, तो किसान को क्या बचता था? क्या मतलब किसान से? किसान को मरने दो ना भाई, ये नियम तो यही था ना। किसान से उन्हें क्या लेना देना था? वो तो अपने पैसा भर रहे थे। अब वो जमींदार के ऊपर है कि जमींदार कितना दरिया दिल है। अगर जमींदार बहुत बढ़िया है तो वो उसमें से किसानों को कुछ दे देगा, नहीं है कोई बात ही नहीं। यही तो होता ही था ना, तो हर तरीके से किसान ही मरता था ना। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सैलरी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सैलरी जो है, ये वाला जो पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक तो इन्होंने 20 वर्षों के लिए इनके अधिकारों को बढ़ा दिया। ठीक। दूसरा, ये चार्टर अधिनियम में है, ये 93 का चार्टर अधिनियम जो है ये उसमें है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सैलरी, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ लोग हैं, असल में 6 सदस्य थे इसमें। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 6 सदस्य थे। तो अब इन सदस्यों को सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो अब इनको सैलरी कहाँ से दी जाए? अंग्रेज अपनी तरफ से दें या यहाँ से दें? तो ये इतने चालाक है कि इन लोगों ने कहा कि कंपनी जिसको हम ये 20 वर्षों का अधिकार दे रहे हैं, तो आप राजस्व इकट्ठा करिए भारत से। अब वो आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है। और वो जो राजस्व है, उसी से सैलरी दी जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। मतलब दिमाग देखिए कि हर चीज भारत से ही, हम रहेंगे भी यहाँ, यहीं का सब कुछ यूज करेंगे और यहीं से सब कुछ। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते कहाँ हैं? इंग्लैंड में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भारत में नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 6 सदस्यों की संस्था है, ये इंग्लैंड में बैठ रही है। तो सैलरी वो अपने यहाँ से नहीं दे रहे। चार्टर अधिनियम जब लेके आए तो ये लोग कहते हैं कि आप यहाँ से राजस्व इकट्ठा करिए और उससे सैलरी दी जाएगी। तो उसी को कहा गया है कि भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की। बात समझ में आई? चार्टर अधिनियम में दो सबसे मेन पॉइंट है, और भी है लेकिन मेन सबसे दो पॉइंट है। एक पॉइंट है कि 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया गया। ठीक है। और दूसरा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो वहां बैठा हुआ है, कहाँ पर, इंग्लैंड में, उसकी सैलरी भारतीय राजस्व से दी जाएगी। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला क्वेश्चन है, ये पीछे हम आपको बताए हुए हैं किसके समय में ये चीज बनाई गई थी। कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय में ये बना था? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ये वाला, ये है ना। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ठीक है, तो ये किसके समय में बना है? कौन था?
देखोगे ऊपर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग के समय ही बन चुका है। ठीक है। तो ये जो बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये राजनैतिक, जब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में ही कंपनी के कामों को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक राजनैतिक और दूसरा व्यापारिक। राजनैतिक में कौन आते थे? सेना से रिलेटेड, सैनिक वगैरह वाले काम। जो व्यापारिक थे वो व्यापार में आते थे, तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था। इसके बारे में हम बता देते हैं। तो राजनैतिक जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये इंग्लैंड में ही है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा वहां है, 6 सदस्यों का है ये। और क्योंकि ये पूरी चीजें कंपनी की देख रहा है, सैनिक और जो भी यहाँ के चीजें हैं, तो इसलिए ये कहा गया कि इनकी जो सैलरी है वो भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। और ये तय किया गया 1793 के चार्टर एक्ट में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है? असल में जब 1600 में एलिजाबेथ के समय, महारानी एलिजाबेथ ने जब कंपनी की स्थापना की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो अगर आपको याद हो तो उस समय 217 व्यापारी उसमें शामिल थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उन 217 में से 26 लोगों को सिलेक्ट किया गया था और 24 सदस्य बने थे, और एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष, यानी कि एक गवर्नर एक उप गवर्नर टाइप का था। तो 26 लोगों का एक मंडल था, परिषद, जो कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो ये उसी समय हुआ था। तो वो जो परिषद थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो 26 लोग की परिषद बनी थी, जिसमें 24 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था और एक उपाध्यक्ष था, यही आगे चल करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहलाएगा। ये वही है जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नाम दिया जा रहा है। कौन? जो कंपनी की स्थापना के समय जो मंडल बना करता था, तो ये हर साल चेंज हुआ करता था, ये 24 लोग कौन होंगे। बट आगे चल करके ये 4 साल पे होगा, हर साल नहीं होगा। पहले ये जब बनी थी कंपनी तो हर साल चेंज होते थे, लेकिन आगे चल करके ये हर 4 साल पे चेंज होगा। तो ये है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो पहले वो एक परिषद कहलाती थी जो 26 लोग का था, और इस समय जो कंपनी का काम है, तो अब इसको एक नाम दे दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बहुत पहले से चले आ रहा है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये एक नया बनाया गया है, जो 6 लोगों का सदस्य का वो किया गया था। ठीक है ना? तो ये वाला आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है पहले से चला आ रहा था, एक कंपनी के कामों को पहले से देख रहा था और यही सब देखता था। तो इन्होंने कहा कि इसको अलग कर देते हैं, तो एक और बना दिया इन्होंने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को काम दे दिया किसका? राजनैतिक, जो प्रशासन का काम है। और जो पहले से चला आ रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसका नाम पहले अलग था, परिषद था या निदेशक मंडल कहा जाता था। बाद में चल के इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के उसमें ले आया गया। तो ये केवल व्यापारिक देखेगी। तो यही एक पॉइंट हो रहा है कि जब चार्टर एक्ट आया है 1793 का, ये जो चार्टर एक्ट आया है, इसमें ये व्यवस्था की गई कि जो भी सैलरी है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो यहीं से दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर हम लोग देखें अहस्तक्षेप की नीति, इसका मतलब ये होता है कि ये ज्यादातर राजाओं के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। जैसे रॉबर्ट क्लाइव है, वो हस्तक्षेप कर देता था, उत्तराधिकार की लड़ाई होती थी या कुछ भी होता था तो उसमें वो शामिल हो जाता था। जॉन्स और इन चीजों से बचता रहा कि कोशिश करें कि हम उनके मामले में ना पड़े, आंतरिक मामले में। इसी के समय में एक लड़ाई हुई है निजाम एवं मराठों के बीच, खुर्दा की लड़ाई या खरदा की लड़ाई कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानने के लिए कि हाँ अगर कभी पूछ ले तो ध्यान रखना। निजाम एवं मराठों के बीच एक लड़ाई हुई थी जिसमें विजय मराठों की हुई थी, विजय मराठों की हुई थी। ठीक है। निजाम कहाँ के थे? हैदराबाद के। हैदराबाद में निजाम थे और मराठा जो थे वो आपके महाराष्ट्र वाला जो एरिया था वो था। तो बस एक याद रखना कि इसके समय में खरदा की लड़ाई हुई है।
तो बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाता आपसे, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे देखें इसमें नेक्स्ट, अब आएगा इंपॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल है। नेक्स्ट नोट करिए, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें कि जितने हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो एक तो वॉरेन हेस्टिंग था इंपॉर्टेंट, एक क्लाइव था, और एक ये लॉर्ड वेलेजली, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 1798 से 1805, 1798 से 1805, इसमें ये आपका है। नीचे कर दीजिए। ठीक है, समझना इसमें क्या है। सहायक संधि की शुरुआत, सहायक संधि की शुरुआत हुई लॉर्ड वेलेजली में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो हमने आपसे कहा था स्टूडेंट कि अगर ऐसी कोई संधि वगैरह आती है तो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने एक घेरे की नीति बताई थी आपको। घेरे की नीति किसके लिए था? वॉरेन हेस्टिंग के लिए। और यह है सहायक संधि की शुरुआत। अगर इसके आगे जाओगे तो लॉर्ड डलहौजी के लिए आएगा, वो आपका राज्य हड़पने के लिए। तो हम सहायक संधि देख लेते कि ये क्या है। ये इतने चालाक है अंग्रेज, और इनके हर चाल में भारत के राजा फंस जा रहे हैं, मतलब दिमाग बहुत लगा रहे हैं। सहायक संधि जब इसने लॉर्ड वेलेजली ने किया, अच्छा जब ये यहाँ आया है तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि कैसे बढ़ाया जाए, क्षेत्र कैसे बढ़ाया जाए इंग्लैंड का, मतलब जो कंपनी है उसके अधिकार क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब अगर इसका मेन उद्देश्य देखे ना, तो इसका मेन उद्देश्य था कंपनी के क्षेत्र का विस्तार। मतलब ये चाहता था कि भारत का ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र हमारे कब्जे में आ जाए, मतलब हम लोग एक प्रकार से शासक बन जाए, यहाँ राजा बन जाए, जैसे यहाँ के जो लोकल राजा हैं उनको हराकर। ठीक है, 1798 में हुआ था। ठीक है, शुरू हो गया था 1798, 1798 में शुरू हो गया था। सत्यजीत, ठीक है। अब थोड़ा सा सहायक संधि को समझ लो क्या है। ये आया लॉर्ड वेलेजली, और इसने देखा कि भाई व्यापार तक ही काम नहीं रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो सबसे कमजोर शासक को ढूंढता था, मतलब भारत में ऐसे शासक को ढूंढता था जो बहुत कमजोर हैं, जिनके पास सेना बहुत ज्यादा नहीं है, और उनको ऑफर करता था लॉर्ड वेलेजली जाके। क्या क्या ऐसा है कि तुम बहुत मजबूत तो हो नहीं, और कम सेना भी तुम्हारे पास है? अभी तुम्हारा बगल वाला जो है वो आक्रमण कर देगा तुम्हारे ऊपर। मराठा मराठा बहुत मजबूत थे इस समय, मराठा बहुत स्ट्रांग। ठीक है, तो खूब समझाया करता था कि अगर तुम इतने कमजोर रहोगे तो कोई भी आके तुमको मार के चला जाएगा। ठीक है, और क्योंकि मेरे कंपनी के पास सेना है, तो ऐसा करते हैं
कि तुम मुझसे संधि कर लो, ठीक है। और संधि जब कर लोगे तो संधि करने के बाद हम अपनी सहायता तुम्हें देंगे, सहायक संधि में, ठीक है। तो ये कमजोर राजाओं के पास जाता था और उनको सहायता देने का करता था कि भैया हमसे आप संधि करो और मेरी सेना हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार रहेगी। तो राजा कहते थे ठीक है भाई। अब जो कमजोर राजा वो क्या करेगा भाई, जब उसके पास खुद बहुत बड़ी सेना नहीं है और अंग्रेज ऑफर कर रहा है, तो कहता ठीक है ओके, शामिल हो जाते थे। जैसे हमने बताया ना अभी आपको, यहाँ एक ऊपर कुछ हुआ था, ये देखो ये निजाम वाला, जो निजाम और मराठा है, ये जो युद्ध हुआ है ना इनका, अ, निजाम और मराठा का ये जो युद्ध हुआ है, निजाम मराठा खरदा की जो लड़ाई हुई है, तो मराठा जीत गए ना इसमें, तो ये जो निजाम है ये हार जाएंगे। तो पहली संधि निजाम से ही होगी। तो ये बहुत चालाक है, ये उसी के पास जाता ही था जिसको समझ जाता था कि ये कमजोर है, क्योंकि मराठों ने हरा दिया था। तो अब मराठा के पास थोड़ा जाएगा, क्योंकि मराठा ऑलरेडी मजबूत है। तो ये निजाम के पास पहुंचेगा। तो पहले जो सहायक संधि वेलेजली ने किया वो निजाम से करी। तो जाकर के क्या बोलता है कि देखो तुम्हारे ऊपर कोई भी आक्रमण कर दे रहा है, हर बार तुमको हरा दे रहा है, तुम्हारे सारे राज्य को हड़प लेगा। तो ऐसा करो, हमसे संधि करो और हमारी सेना तुम्हारी रक्षा करेगी। तो निजाम जो राजा है वो कह रहे हैं कि ठीक है, मेरा क्या फायदा है इसमें, कहते आपकी सुरक्षा हो जाएगी। दूसरा, तो फिर आपका क्या फायदा है भाई, फ्री में तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कहता हाँ ये बात तो सही है भाई, फ्री में तो नहीं होगा। तो शर्त ये है कि मैं जो एक सेना है, उस सेना की टुकड़ी आपके राजधानी में रखूंगा। सहायक संधि में बात हो रही है कि हमारी कंपनी की एक सेना आपकी राजधानी में रहेगी, परमानेंट, हर समय रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई आक्रमण करता है तो अब दूर से लेके आना सेना मतलब दिक्कत होगा। तो अगर आपके राज्य में ही रहेगी तो परमानेंट मतलब सहायता मिल जाएगी। निजाम ये नहीं समझ पा रहा है, ये जो राजा है, कि मतलब क्या होने वाला है आगे। कहता हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है ये। अब मान लो कि मद्रास से अगर सेना भेजेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बंगाल से आएगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर ये मेरे दरबार में ही रहे, मेरी राजधानी में रहे, तो जब जरूरत पड़ेगी हो जाएगा, संधि कर ली, ठीक है। सेना रख दी गई, एक सेना की टुकड़ी। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे निजाम लोगों का, ऐसे बहुत सारे राज्यों को लिया गया है, उसमें से पहला जो निजाम है उसका एग्जाम्पल। तो सेना रख दी गई। अब इस सेना का खर्च कौन उठाएगा? अब ये जो निजाम है वो उठाएगा या जो अंग्रेज है वो उठाएगा? कौन उठाएगा इसका? तो अंग्रेज इतने बेवकूफ तो है नहीं, सहायक संधि वो कर क्यों रहे हैं, इसलिए। तो उन्होंने इनको अपने चाल में फंसाया और सीधा कहा कि ये आपके दरबार में रहेगा, आपकी राजधानी में रहेगा, तो खर्च तो आप देंगे ना, भाई आपकी सहायता कर रहा है। तो निजाम कहते हैं हाँ ठीक है बिल्कुल देंगे। तो निजाम देने को सहायता हो गया। इतना ही नहीं रुका वेलेजल, कहता है ठीक इतना तो सही है, लेकिन हमारी सेना का एक सेनापति आपके दरबार में हमेशा रहेगा। मतलब आपको उस सेनापति को अपने दरबार में शामिल करना होगा। सेना तक तो ठीक है, लेकिन जब आपका दरबार लगेगा ना, तो आपके दरबार में मेरा एक सेनापति वहां रहेगा। समझ गए? तो निजाम कहता है हाँ ठीक, बिल्कुल, चलो ये भी मान लेते हैं। तो एक रेजिडेंट, इनको रेजिडेंट, अंग्रेज रेजिडेंट कहा करते थे, मतलब जो सेनापति वहां रहेगा तो रेजिडेंट कहा जाता था। जैसे हम इसको बताएं, कमजोर शासकों से संधि कर लेता था और राजा के राजधानी में कंपनी की सेना एक टुकड़ी
रखने की व्यवस्था। जिसका खर्च राजा को उठाना था। जिसका खर्च राजा को उठाना था। राजा के दरबार में कंपनी की तरफ से एक रेजिडेंट को भी शामिल करना था। को भी शामिल करना था। ठीक है। देखो समझ में आई बात कि पहले राजा को सेलेक्ट कर लिया कि जो कमजोर है, एक सेना उसके वहां रखवा दी। सारा खर्च कौन उठाएगा? राजा उठाएगा, जिसके यहाँ वो सेना रखी है। साथ में एक रेजिडेंट, ये अंग्रेजों का दिया शब्द है, तो रेजिडेंट जो कि उनकी टुकड़ी का जो सेनापति होता था वो उनके दरबार में रहेगा। ठीक है। इतना ही नहीं, वेलेजली कहता है कि आप मुझको कोई उपजाऊ क्षेत्र दे दो, भूमि, जिससे कि मैं हमेशा राजस्व प्राप्त करता रहूं, टैक्स लेता रहूं। तो खाली सेना रखने से मतलब नहीं था। और कैसे राजा मान जा रहे थे हमको ये नहीं समझ में आ रहा। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है आगे। मतलब एक तो तुमने सेना की टुकड़ी रखवा दी, सारा खर्च तुम उठा रहे हो, एक उसका सेनापति या उसका एक रेजिडेंट भी आपके दरबार में है। इसका मतलब समझते हो कि आपके दरबार में जो कुछ भी होगा वो सारी जानकारी कंपनी तक जाएगी। भाई रेजिडेंट जब कंपनी का आदमी आपके दरबार में है, तो आप जो कुछ भी करोगे वो सारी जानकारी किसको मिलेगी? वो सारी जानकारी कंपनी को मिलेगी। अब कंपनी इसका फायदा उठाती थी, वो जान जाती थी कि क्या करना है। और साथ में वो उनका एक उपजाऊ क्षेत्र भी मांग लेता था कि आप कोई अपना एक उपजाऊ क्षेत्र दे दीजिए, जिससे हमें राजस्व इकट्ठा होता रहे। ठीक है। और जिससे हम सेना के हेल्प भी करते रहे। ये सारी चीजें सहायक संधि में लॉर्ड वेलेजली ने करी। जब वो रेजिडेंट उनके दरबार में रहता था, तो केवल रहने मतलब से नहीं था उसे, वो हस्तक्षेप भी करता था राजा के निर्णय में। राजा कोई अगर डिसीजन देता था, कुछ करता था, तो उसमें भी टांग अड़ा देता था वो, और सारी चीजें कंपनी को बता देता था। तो जैसे कंपनी को मालूम चलता था कि ये अब एकदम पावरफुल नहीं रह गया है, बिल्कुल अब ये कुछ नहीं कर सकता, तो कंपनी सीधे अटैक करके उस राज्य को अपनी कंपनी में मिला लेती थी। ये है सहायक से। शुरुआत में आपको लालच दिया है रक्षा करने, आप बड़े खुश हुए, लेकिन आप आगे चल के समझ नहीं पा रहे हैं होने वाला क्या है। आपका राज्य आपके हाथ से निकलने वाला है। तो धीरे धीरे जब सारी कमजोरियों इसको पता चल जाती थी, तो ये तुरंत कहता था बस अभी अपने हाथ में आना। और फिर कंपनी की सेना वहां अटैक करती थी और वो राज्य सीधे अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता। और ऐसे करके ढेर सारे राज्यों को वेलेजली ने मिला लिया था। पहले संधि करता था, सेना रखता था वहां। देखो कितना फायदा हुआ इसे। एक तो सेना का खर्च नहीं उठाना इसे। अब आप ये बताइए कि वो सेना किसके प्रति स्वामी भक्त है, राजा के प्रति या कंपनी के प्रति?
भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि वो जो सेना आपने रखी है वहां, वो राजा के प्रति थोड़े ना स्वामी भक्त है, वो तो कंपनी की ना सेना है। जैसा कंपनी से आदेश मिलेगा वैसा होगा, और वैसा होता था। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे राज्य सहायक संधि के तहत अंग्रेजों ने अपनी कंपनी में मिला लिया, और ये शुरुआत जाती है लॉर्ड वेलेजली। रही सही कसर डलहौजी पूरी कर देगा जब वो आएगा राज हड़पने की नीति, जिसकी वजह से वो झांसी जब लेगा तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, शामिल होंगी, और बहुत सारे लेगा, सतारा लेगा। उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी देख लेते हैं कि इसने किसके किसके साथ संधि करी है सहायक संधि में। तो अब जरा समझिए कि सहायक संधि में किस किस को इसने लिया है। 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई। 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई, और हैदराबाद को सहायक संधि के तहत अपनी तरफ मिलाया उसने। ठीक। दूसरा, मैसूर को इसने कब्जे में लिया 1799। तंजौर 1799। अवध 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। हैदराबाद के जो निजाम है उनसे पहले हुई है 1798। और मैसूर, तंजौर, अवध का प्रशासन अपने हाथों में ले। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। सहायक संधि की शुरुआत अंग्रेज से पहले भी एक व्यक्ति ने कर दी थी, वो अंग्रेज नहीं था। सहायक संधि का जो नियम था वो एक फ्रांसीसी व्यक्ति, हम एग्जांपल दे एक बता देते हैं, फ्रांसीसी, वो फ्रांसीसी था। खिलजी कहाँ से हो जाएगा, मुगल संधि करते, मतलब सहायक संधि करते थे कि आक्रमण करके सीधे उसको जीत लेते थे। और उसके बाद उनको जब समझ में नहीं आता था तब वो कहते थे ठीक है तुम वहीं रहो, लूट उट के सब चले जाते थे। डुप्ले, ठीक सही आंसर जिन्होंने भी दिया है, डुप्ले। अंग्रेज से पहले एक व्यक्ति है, बट उसको नाम सहायक संधि दिया नहीं गया था, लेकिन ये सहायक संधि का ही एक रूप था। पता है ना, जब उसने वो आया था डुप्ले फ्रांसीसी, तो एक सेना उसने रखा था राजा के दरबार में, अपनी एक टुकड़ी। पहला पहला यूरोपीय व्यक्ति है जिसने राजा के खर्च पर सैनिक की टुकड़ी रखवाई थी, वो डुप्ले ही था। ठीक है, तो वो डुप्ले व्यक्ति था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डुप्ले। बट अंग्रेजों के लिए आता है तो लॉर्ड वेलेजली के लिए पूछा जाता है मेनली क्वेश्चन, क्योंकि इसका नियम व्यापक रूप में है। तो मैसूर का प्रशासन इसके हाथ में आ गया, तंजौर आ गया, अवध आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं और क्या हुआ इसके समय में। तो आई होप कि सहायक की संधि आप लोग को क्लियर हो गई, एवरीवन। जयप्रकाश, अदिति, राजरानी, अभिषेक, सब लोग को समझ में आ गया। मीरा, श्रुति, वैशाली, कोमल, अमित, अनिल, वेरी गुड, सब लोग अच्छे से सुन रहे हो। चलो आगे देखते हैं इसके समय में और क्या हुआ। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ, 1799। टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, बसीन की संधि हुई 1802। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध
चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसके समय में हुआ, बेसिन की संधि हुई, ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। बेसिन की संधि अंग्रेजों के साथ हुई है। ठीक है, इस संधि की वजह से ही आगे चल करके आंग्ल मराठा युद्ध होगा। डिटेल करेंगे, हमने बताया भी है आपको, हम एक साथ पढ़ा देंगे तीनों आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, क्योंकि ये छोटे टॉपिक नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद एक और पॉइंट है आपका कि इसमें और क्या हुआ था इसके समय में। 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया। ये कौन बताएगा कि ये सेंसर लगाना क्या होता है? 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया, इसका क्या मतलब होता है? प्रेस की आजादी, प्रेस के लिए कुछ नियम बनाया, तो ये नियम अच्छा है या खराब है? प्रेस के लिए कुछ नियम बनाए, पारित करना, प्रतिबंध लगाया, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, परेशान के खिलाफ नहीं जा, प्रशासन प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ ठीक है, देखो एक सिंपल समझो, अभी तक प्रेस कुछ भी छाप देती थी, सरकार के प्रति कुछ अगर वो करते हैं तो छाप देते थे। अब जब वो पेपर में छप जाता था, जनता के बीच पहुंच जा रहा है, तब लोग पढ़ के समझते थे कि आखिर हो क्या रहा है। समझ आई बात? जैसे प्रेस की आजादी है सपोज करो, तो प्रेस इस समय कुछ भी छाप सकता है, ठीक है। अब उसने लॉर्ड वेलेजली के खिलाफ मान लो छाप दिया, ये क्रूर है, इसने ये कर दिया, इतने राजाओं को राज्य को हड़प लिया, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी बातें ले ली। अब वेलेजली को पता ही नहीं चल रहा कि आखिर में मतलब मेरे खिलाफ क्या न्यूज आने वाली है। उसको पता कब चल रही है? जब वो मार्केट में आ जा रही है, और जब तक उसको पता चल रहा है तब तक बहुत लोग जान जा रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो इसने कहा ये गड़बड़, ये न्यूज जो छपने वाली है, ये न्यूज पहले मुझे पता चल जाए कि आखिर में छपने क्या वाली है, ये प्रेस वाला छापने क्या वाला है, ठीक है। तो पहले ये जो सामग्री है, प्रेजेंट समय में कहाँ है प्रेस की आजादी? गधे हो का? हाँ, प्रेस की आजादी ना होती तो तुम इस तरह वो कर रहे होते, एकदम में खत्म हो। हम्म, भैया व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से बाहर आओ। हैं, प्रेस की आजादी है, तुम्हें आजादी ना होती तो तुम ऐसे ना होते जैसे इस समय दिख रहे हो। तुम लोग एकदम में गधे हो। चार लोग नेता लोग बता दिए आजादी छिन गई, आजादी छिन गई, तो तुम्हारी भी छिन गई। अभी तुम्हें आजादी का मतलब है नहीं पता है। थोड़ा सा अंग्रेजों के समय में होते ना तो सब सीख जाते कि आजादी क्या होती है। तो अब पॉइंट ये था कि इसको ये पता चल जाए, सर मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है। अब भाई गधे तुम लोग एकदम मैं बिल्कुल हाथ देखी है सब। भाई एक बात बताओ, इसको बिका हुआ नहीं कहते। मान लो मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, सपोज करो मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, एक न्यूज की एजेंसी मैंने खोल ली, ठीक है, और मेरा एक रिश्तेदार उस न्यूज एजेंसी का मालिक है। मैं आगे चल करके नेता बन जा रहा हूँ, विधायक बन जा रहा हूँ, क्या वो न्यूज एजेंसी मेरे खिलाफ लिखेगी? हैं? तो जो तुम मीडिया समझ रहे हो, जो तुम न्यूज करो, किसी आदमी का ही तो है, कोई मालिक ही है तो उसका कोई तो रिलेशन होगा किसी से।
किसी का तो रिश्तेदार होगा, कोई तो उसका बड़ा आदमी नेता बना होगा। तुम लोग एकदम में खत्म होगा कि बिकी हुई है। इसको ऐसे समझो। अब हम एक कंपनी खोलेंगे और हमारा कुछ होगा तो हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे ना कभी। चीज समझो, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, बहुत ईमानदार हुए अगर आप। मैं अपने रिश्ते नातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देता, मैं एकदम ईमानदार हरिश्चंद्र हूँ, वो अलग बात है। बट इतना ईमानदार होना, जहां तक हमें लगता है, बड़ा मुश्किल है कि कोई इस तरह मिल जाए। ठीक है, तो ये चीजें चलती रहती है। चलिए, तो सेंसर का मतलब क्या था कि 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया। इसका मतलब ये था कि आप अगर सरकार के खिलाफ कुछ छापना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ ही नहीं, कुछ भी अगर आप छापना चाहते हैं, तो आपको अपनी सारी सामग्री पहले कंपनी को भेजनी होगी। आप छापने वाले क्या हैं, कंपनी उसको समझेगी क्या मैटर है ये, फिर उसमें से छाटेगी कौन मेरे लिए फायदेमंद है, कौन मेरे लिए खराब है। इसको कहते हैं सेंसरशिप। इसको प्री सेंसरशिप कहते हैं। मतलब उसको छापने से पहले हर चीज ये पता चल जाना कि क्या अच्छा है क्या नहीं है, उसके हिसाब से उसको प्रेस को देना और फिर प्रेस उसे छापेगी। इवन अगर कोई कोई मटेरियल छापता है तो किस प्रेस में छपा है उसका नाम होना चाहिए उस पर। उस प्रेस का मालिक कौन है, उसका संपादक कौन है, हर एक चीज मेंशन करनी होगी, जिससे अगर कोई गड़बड़ होती है तो हमें उस प्रेस के बारे में मालूम हो कि ये छापा किसने। ये है सेंसरशिप। मतलब कि एक प्रकार से आपके ऊपर कुछ नियम लगा देना, प्रतिबंध लगा देना कि अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। अगर सेंसरशिप नहीं है तो अभी आप स्वतंत्र हैं हर तरह से, लेकिन अगर सेंसरशिप हो गई है आपके ऊपर तो अब पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि अब आपको कुछ चीजें सरकार के हिसाब से करनी पड़ती। ये वेलेजली ने शुरू कराया, लॉर्ड वेलेजली। तो 1799 में इसने प्रेस पर सेंसर लगा दिया। दूसरा समझिए, जब भी कोई मूवी बनती है बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड में भी एक सेंसर बोर्ड है। ये तो सुने होंगे, एक सेंसर बोर्ड है, सुने हो कि नहीं। तो कोई भी मूवी अगर रिलीज करनी होती है तो उससे पहले उसे सेंसर बोर्ड के पास भेजना होता है, और वो सेंसर बोर्ड उसमें देखती है कि ये मूवी बच्चों के लिए देखने लायक है या नहीं है, एडल्ट देखेंगे या कौन देखेंगे। तो उसको एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है। अगर ए लगा दिया उसने, जब भी मूवी शुरू होती है तो उस पर जब शुरुआत में दिखाया जाता है तो ऊपर देखिएगा U/A लिखा होता है, और एक होता है जिसपे ए लिखा होता है। तो जो U/A है इसका मतलब है अंडर एडल्ट, बच्चे भी देख सकते हैं। लेकिन जिसके ऊपर ए लिख दिया, एडल्ट, वो बच्चे नहीं देख सकते। मतलब ये थोड़ा सा गड़बड़ मूवी है, ये केवल 18 साल के ऊपर लोग को ही अलाउ की जाएगी। वैसे देखते सब है, लेकिन सेंसर बोर्ड उसको एक सर्टिफिकेशन देगा। तो सर्टिफिकेशन उस मूवी पे वो इस तरह से देते हैं। तो कभी भी आपको समझना हो तो जिसके ऊपर ए लिखा होगा वो एडल्ट मूवी होगी, और जिसके ऊपर U/A लिखा होगा, U/A, वो अंडर एडल्ट होगा। मतलब एक पारिवारिक मूवी है, इसको हर कोई देख सकता है। बट आज की मूवी पारिवारिक रह गई, तुम UA लिख दो चाहे ए लिख दो, ठीक। जब तुम्हारे सीरियल में नहीं रह गया है, सीरियल में तुम मेरी तन्हाई में एक से एक सीरियल आ गए हैं भैया। अब क्या बताएं, मूवी छोड़ दो, ये जो घर कहानी घर घर के आती है, ठीक है। हमें मौका तो जब गए थे कोरोना में तो मम्मी लोग देखा करती थी, मजबूरी में हमको भी देखना पड़ता था। वो टीवी जब वो बैठे रहते तो पता नहीं कौन का कई तो सीरियल के तो नाम याद हो गए थे। और बैठे रहते थे और टाइम होता था 10 बजे, ठीक मम्मी बैठ जाती थी। 10 बज गया, जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ। हमने कहा हाँ ठीक है लगा देते हैं भाई, लगा ही देते हैं। तो अब कुछ नहीं रह गया है, बट सर्टिफिकेशन का मतलब ये है, ठीक है। तो ये सेंसरशिप होता है। तो इस तरह से लॉर्ड वेलेजली ने ये चीज शुरू करी कि अगर आपको कुछ बोलना है कुछ लिखना है तो पहले हमारे पास आइए और ये सब चीजें होंगी। आपको पसंद है ना सर, क्या सीरियल, रिमोट अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। कि तुम गधे हो बिल्कुल फिर, सत्यजीत। मम्मिया से तुम कंट्रोल में ले लोगे, मतलब पूरा जीवन तुम मन में ऐसे ऐसे गधे पड़े हैं, अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। मतलब मम्मी पापा बैठे हैं कह रहे कि हम कंट्रोल में ले। अरे तुम, टीवी देखना बहुत शौक थोड़ा कि हमको अब वो सीरियल देख के हम बैठे अब सीरियल। अब वो लॉकडाउन चल रहे थे, उसके बाद कभी मौका नहीं मिलेगा देखने का, काहे हम परेशान हो बीच में।
आगे क्या हुआ था, साथ निभाना साथिया, पता नहीं वो मर गया था उसका, वो अगला आ गया, तो फिर दिया बाती वो, अरे यार वो दोबारा जन्म लिया कि नहीं लिया। अब हम पढ़ाएं कि हम वो सोचे कि क्या हुआ था उस सीरियल में, फिर बैठ के हम सीरियल सोचे, तो काहे परेशान हो इतने के लिए। सर मेरे हाथ में तो रिमोट मिलता ही नहीं है, रिमोट तरस जाते हैं हम। वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया है भैया, राफिया सही है, अच्छे हो तुम, मतलब ठीक है। हाँ, दूर रहो इन सब चीजों से। चलिए आगे देखते हैं, तो कुछ पॉइंट्स बता देते हैं कि सेंसरशिप लगाया इसका मतलब था संपादक, संपादक, मुद्रक, स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से मेंशन करना। स्पष्ट रूप से छापना होता था। ठीक है। और सभी प्रकार के प्रकाशन सामग्री सरकार के पास प्री सेंसरशिप के लिए भेजना होता था। ये होता था सेंसरशिप। कि अब आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, आपको वो प्रकाशन सामग्री जो भी छापने वाले हैं उसको सरकार के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसमें से जो भी सही गलत होगा उसके हिसाब से वो करेगा। तो लॉर्ड वेलिजली ने ये चीज शुरू कर दी, क्योंकि वो जानता था कि अगर नीति हमारी गड़बड़ है, क्योंकि एक तो उसने लगा रखा है वो वाली नीति, सहायक संधि, तो कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। तो ये सब चीजों से बचने के लिए उसने ऐसा कर दिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी इसको करते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं। लॉर्ड लेक, लॉर्ड लेक एक व्यक्ति है, लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। 1803 में लॉर्ड लेक ने, अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और ऑक्टर को लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट बना दिया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ध्यान रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज बना दिया गया इसी समय। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सिविल सेवकों प्रशिक्षण हेतु
बस यही पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका सहायक संधि है, वही एक मेन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बट ये भी ध्यान रखिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना की थी इसने। आपको हमने बताया ना कि सिविल सेवा शुरू कर दी थी, जो आईपीएस वगैरह, पुलिस सेवा का जनक वगैरह। इससे पीछे शुरू हुआ था ना वो वॉरेन किसके समय, कॉर्नवालिस के समय, तो उसने शुरू की थी। लेकिन अभी तक जो प्रशिक्षण होते थे वो इंग्लैंड में होते थे। मतलब अगर कोई प्रशिक्षण देना होता था तो यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं था, वो इंग्लैंड जाना होता था और वहाँ प्रशिक्षण होता था। तो इसने सोचा, वेलेज अली ने, कि क्यों ना मैं कोई कॉलेज यहाँ ओपन कर दूं कि यहीं प्रशिक्षण देना पड़े। तो उसने ये कॉलेज की स्थापना करी फोर्ट विलियम की, कलकत्ता में, सिविल सेवकों के लिए। जैसे आज की डेट में अगर कोई सिविल सेवा के लिए चुना जाता है तो कहाँ होती है उसकी प्रशिक्षण? एनीवन? आज अगर कोई चुना जाता है तो उसका प्रशिक्षण जो डीएम वगैरह हैं उनका कहाँ होता है, जो आईएएस वगैरह होते हैं? मसूरी, एलबीएस है। चलो याद तो है भैया। तो ये सब जान रहे हैं इस चीजों को, है। ठीक। तो वही चीज था, तो ये इंग्लैंड में होता था। ठीक है। हेलवरी कॉलेज था वहां पर, इंग्लैंड में, वहां पर हुआ करता था। इसने शुरू तो किया फोर्ट विलियम, लेकिन ये चला नहीं। मतलब इसकी बहुत सारी दिक्कतों को इसको सामना करना पड़ा था, और 1802 में ही ये बंद हो गया था। मतलब फोर्ट विलियम 1800 में स्थापना हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ही बंद हो गया ये। 1802 में ही बंद हो गया, बंद कर दिया। तो ये बस समझाने के लिए पूछा नहीं जाता ये। बस हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी उसने, और फिर वापस वहीं से इंग्लैंड से प्रशिक्षण चालू हो गया। ठीक है। तो दो तीन चीजें हैं जो इसके लिए आपको याद रखना है। एक, सबसे पहला, लॉर्ड वेलेजली कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा है? 1798 से 1805। ठीक है। एक सहायक संधि की शुरुआत करी इसने 1798 में। ठीक है। पहली संधि किसके साथ करी इसने? हैदराबाद के निजाम के साथ। और धीरे धीरे करके मैसूर को अपने अधिकार में लिया है, तंजौर, अवध, सारा प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया है। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी, वो इसी के समय में हुआ है। बेसीन की संधि, पेशवा है बाजीराव द्वितीय असल में थे, तो वो थोड़ा सा खटपट हो गई थी उनकी, तो वो वहाँ मराठों से अलग होकर के फिर अंग्रेजों से जाके संधि कर लेते हैं। तो वही संधि बेसिंग की संधि है। और इस बेसिंग की संधि के बाद ही दूसरा युद्ध हो जाएगा, आंग्ल मराठा युद्ध, जिसका कारण वो संधि ही है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ है, 1803 और 5। 1799 में प्रेस पर सेंसर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, किसने लगाया था प्रेस पर सेंसरशिप? तो प्रेस पर सेंसरशिप लगाने वाला लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है। अंग्रेजों ने लाल किले पे अधिकार कर लिया, और पहला जो रेजिडेंट बना, रेजिडेंट का मतलब हम समझा दे रहे हैं, पिछले भी समझाया है, कि जब भी कि सहायक संधि में किसी राजा के यहाँ जब वो अपना एक कोई व्यक्ति रखते थे तो उसको रेजिडेंट कहा जाता था। तो अब जैसे लाल किले पे अधिकार कर लिए है, तो मुगल तो है ना इस समय, मुगल हैं, मुगल चले नहीं गए, लेकिन मुगल के शासक अब क्या हैं? मजबूत नहीं है। तो यहाँ पर एक आदमी आफ्टर लोनी वो है, जो ब्रिटिश की तरफ से उनके दरबार में। ठीक है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है, किसके बारे में? विलेज अली के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कहें तो दो हैं, एक प्रेस सेंसरशिप लगाना और एक सहायक संधि लगाना, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसको भूलना मत, इसको याद रखना मत। जैसे पुलिस सेवा का जनक कॉर्नवालिस, वो याद रखना। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। कल क्योंकि क्लास भी होगी आप लोग की। चलो ठीक है, खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। जाइए खाना पीना खाइए सब लोग।